आपका यह प्रशिक्षण या फिलन के अंतर्गत क्लास 3rd और 4th के लिए रिफ्रेशर फर्स्ट है। इसके पूर्व में आप लोग ले चुके हैं। यह प्रशिक्षण निपुण भारत मिशन के अंतर्गत आयोजित है, जिसे हमारे मध्य प्रदेश में अंकुर मिशन के नाम से जाना जाता है। As you know, what is the full form of निपुण? Yes, sir. बताइए। National Initiative Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy. ठीक। Here are two words most important, that is the proficiency and अंडरस्टैंडिंग। विथ अंडरस्टैंडिंग, क्लास टीचिंग में भी अंडरस्टैंडिंग के साथ, समझ के साथ पढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण है। और विद्यार्थी भी अपने वर्कबुक में काम करें तो समझ के साथ उसमें वर्कबुक में अभ्यास कार्य करें। बुक्स की बात करें तो हम एक टेक्स्ट बुक हमारी मेन है। टेक्स्ट बुक को कैसे हम पढ़ाएं उसके लिए लेसन प्लान शिक्षक संदर्शिका में दिया हुआ है, टीचर्स हेल्प के लिए कि बच्चों को कैसे हम पढ़ाएं। वो डे बाय डे है, सप्ताहवार, दिवसवार लेसन प्लान बना हुआ है। पढ़ाने के बाद कक्षा में विद्यार्थी और अपने घर में जो अभ्यास कार्य करेंगे, तो एक तो टेक्स्ट बुक में अभ्यास कार्य दिया हुआ है, यदि वह कम है तो इसीलिए वर्कबुक दे दिया गया है कि वर्कबुक में पर्याप्त अभ्यास कार्य करें। इतना यदि हम सिस्टमेटिक ढंग से पूरा कर लेते हैं तो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में बहुत सहजता होगी, रुचिकर कार्य रहेगा। एनईपी 2020 2020 29 जुलाई 2020 से लागू किया गया। 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें कई देश उसमें भाग लिए और यह बैठक 70वीं बैठक, और इसका एजेंडा था 2030 सतत विकास हेतु एजेंडा। तो 2030 तक सतत विकास कैसे हो, इस पर एक एजेंडा बना करके चर्चा हुई, जिसमें 17 विकास लक्ष्य निर्धारित थे। कितने थे? 17। उन 17 विकास लक्ष्यों में से एक विकास लक्ष्य है समावेशी एवं न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने हेतु, जिसमें सभी को सीखने का समान अवसर उपलब्ध हो। समावेशी शिक्षा हो, गुणवत्ता युक्त शिक्षा हो, और इसके साथ ये सुनिश्चित हम करें और इन सभी के साथ सभी को सीखने का अवसर, प्रयास ये किया जा रहा है कि सभी विद्यार्थी, सभी लोग समान रूप से सीखें, कोई पीछे न रहे, सब पढ़ें, सब बढ़ें। और इसके अंतर्गत इसमें जो भी चर्चा की गई, एनईपी 2020 के अंतर्गत सभी चीजें उल्लेखित हैं, जिसके अध्यक्ष थे अंतरिक्ष वैज्ञानिक कस्तूरी रंगन जी। ठीक है, अब उसमें हम कुछ चलेंगे कि एनईपी के जो सिद्धांत थे, कौन कौन से सिद्धांत, किस सिद्धांत पर एनईपी है। तो सबसे फर्स्ट है उसमें बच्चों में विशिष्ट क्षमता होती है, उन विशिष्ट क्षमता को पहचानना और पहचानने के बाद उस क्षमता की ओर अग्रसर करना। ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स हैज यूनिक क्वालिटी। जो भी यूनिक क्वालिटी है उस यूनिक क्वालिटी को पहचानना और पहचान करके उसको बढ़ाना। कुछ उदाहरण आपको बता रहे हैं। सचिन तेंदुलकर 10वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण हुए, लेकिन ऐसी प्रैक्टिस क्रिकेट के क्षेत्र में किए कि उन्हें भारत रत्न तक दिया गया, और 10वीं की कक्षा की पाठ्य पुस्तक में उनके बारे में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि विशिष्ट क्षमता जिसके अंतर्गत थी उसको पहचाना गया, उस ओर उन्हें प्रेरित किया गया कार्य करने के लिए। ऐसे रामानुजन जी गणित में हैं, प्रेमचंद्र जी हिंदी में हैं, उपन्यास सम्राट, जो गणित में फेल हो जाते थे प्रेमचंद्र जी, लेकिन हिंदी में अच्छी रुचि आगे बढ़े। तो विद्यार्थियों की विशिष्ट क्षमता को पहचानना भी एक शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होता है। दूसरी चीज एफएलएन पर काम करना, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, क्योंकि
यदि बच्चों की बुनियादी शिक्षा पर काम नहीं करेंगे। कक्षा 3 तक बच्चे हमारी स्कूल में केवल पढ़ना सीखते हैं, मतलब हाउ टू रीड, हाउ टू राइट, कैसे हम पुस्तक को पढ़ें। और यदि नहीं सीख पाएंगे तो जब आगे की कक्षाओं में जाएंगे, मान लीजिए किसी विद्यार्थी से पढ़ते नहीं बनता है, तो आगे की कक्षाओं में सीखने के लिए पढ़ते हैं। दो अंतर हैं, कक्षा 3 तक पढ़ने के लिए सीखते हैं और कक्षा 3 के आगे जब जाते हैं तो सीखने के लिए पढ़ते हैं। तो जब पढ़ते ही नहीं बनेगा, तो अतः बहुत ही महत्वपूर्ण है इस पर ध्यान देना, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पर, बुनियादी साक्षरता दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में। और इसके जो गोल निर्धारित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, तो 1 मिनट में 60 शब्द समझ के साथ विद्यार्थी पढ़ ले। इसी तरह से न्यूमरेसी में, अंक ज्ञान में 9999 तक की संख्याओं को पहचानना और चारों संक्रियाओं को जानना अच्छी तरह से, ये लास्ट हमारा लक्ष्य है, तीसरी उत्तीर्ण होते होते। ठीक है, ये तो हुआ हमारा FLN। फिर आगे हम चलते हैं, अवधारणात्मक समझ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जब हम पढ़ाएं तो, अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं कि हम विद्यार्थी को याद कराने के बाद उसकी समझ भी विकसित करें। कभी कभी ये होता है कि याद कराने की प्रक्रिया को इतना बोझिल हम बना देते हैं कि केवल याद कर ले, याद नहीं कर पा रहा तो मतलब इससे कुछ भी नहीं आता है। तो सबसे ज्यादा हमको जो जोर देना है तो अवधारणात्मक समझ पर देना है, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाए जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं। उसके साथ आगे जाते हैं तो बहुभाषिकता। बहुभाषिकता से तात्पर्य हमारा ये है कई भाषाओं का नॉलेज हो। वैसे भी इसके सिद्धांत में है कि जब विद्यार्थी हमारे स्कूल में आते हैं, और जैसे इंग्लिश की हम बात करें तो इंग्लिश इज द सेकंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज दैट इज मदर टंग, एंड मदर टंग आल्सो फ्लेवर्ड विद द डायलेक्ट टोन्स। When the child come in the school, they don't know second language, so total onus falls on the teacher to give them proper environment for learning. तो उस भाषा से परिचित कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व तो शिक्षक का है विद्यालय में। तकनीक पर जोर, टेक्नोलॉजी पर, जैसे भी टैबलेट, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, इन सब माध्यम से। अभी नेस का एग्जाम होने जा रहा है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, जिसमें कहा जा रहा है कि आप लोग सभी चैटबॉट आधारित जो प्रश्न आते हैं उनका अभ्यास कार्य कराएं। तकनीक पर जोर, हमें इस पर विशेष ध्यान देना है, और नहीं आता है तो स्वयं सीखना है और बच्चों को भी सिखाना है। और सिद्धांत पूर्णतः इस बात पर निर्भर है कि जो भी भारतीय परंपरा है और जो गौरव है उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा हम प्रदान करें। भारतीय परंपराओं और गौरव को ध्यान में रखते हुए हम शिक्षा दें, ये सिद्धांत हो गए। अब उसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है, एनईपी में कौन कौन से प्रावधान हैं? तो फर्स्ट हमारा प्रावधान है ECCE। ECC क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसके अंतर्गत KG1, KG2, नर्सरी इत्यादि अध्यापन कार्य कराए जाते हैं। तो ECC पर जोर क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि ऐसा माना जाता है बाल मनोवैज्ञानिकों का कि विद्यार्थियों के मस्तिष्क का 85% डेवलपमेंट 6 वर्ष की उम्र तक हो जाता है। 85% भाग किसी छोटे से बच्चे का 6 वर्ष तक विकसित हो जाता है। और यदि हम 6 वर्ष तक अच्छे से एजुकेशन पर काम नहीं करेंगे, मतलब सिखाने की प्रक्रिया में उन्हें सहभागी नहीं करेंगे, अच्छी बातों को नहीं सिखाएंगे, तो उनका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। तो ECC पर जोर इसलिए दिया जा रहा है। अगली चीज है, इसके ढांचे में परिवर्तन किया गया है। पहले हमारा ढांचा चलता था 10+2। 10+2 क्या है? कक्षा 1 से 10 तक 10+2 11th और 12th। अब ढांचे में परिवर्तन कर दिया गया। कौन सा ढांचा लागू है? 5+, बिल्कुल राइट, 5+3+3+4। ये फर्स्ट 5 क्या है हमारा? नंबर 1
आंगनवाड़ी, उसको आप इस भाषा में समझे, आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका। ठीक है, आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका 3 वर्षीय हुए, क्लास फर्स्ट एंड सेकंड 2 वर्ष हुए, इस तरह से कितने हो गए 5 वर्ष। 5 कंप्लीट प्लस 3 तीसरी, चौथी और 5वीं, फिर प्लस 3 छठवीं, 7वीं, 8वीं, फिर प्लस 4 9, 10, 11, 12। इस ढांचे में काम किया जा रहा है। उसी के अंतर्गत एक ट्रेनिंग है, स्टेज जो बनाए गए हैं। इस ट्रेनिंग में आप लोग देखे होंगे प्रीपरेटरी स्टेज की ट्रेनिंग है ये। तो पहला हमारा फाउंडेशनल एज होता है। फर्स्ट जो 5 लिखा हुआ है ढांचा के अंतर्गत, उसे हम बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज में क्या क्या आता है? आंगनवाड़ी, प्री स्कूल्स, बाल वाटिका, क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकंड, ये फाउंडेशनल स्टेज हुआ। प्रीपरेटरी स्टेज में तीसरी से 5वीं तक के विद्यार्थी आते हैं। इसके बाद कौन सा स्टेज आता है? मिडिल स्टेज आता है, 6वीं से 8वीं। फिर इसके बाद कौन सा स्टेज आता है? सेकेंडरी स्टेज आता है, जो क्लास 9 से 12 तक है। ठीक है, तो ढांचा परिवर्तन हुआ। अब जो हम पहले बात कर चुके हैं, ये प्रावधान है कि सभी एनसीएफ में भी लिखा गया है कि विद्यार्थियों को ज्यादा हम रटने पर फोकस न करके समझ आधारित शिक्षा प्रदान करें। कुछ बातें होती हैं विद्यार्थी याद कर लेते हैं, मैं भी बचपन में याद किया था, बहुत ऐसी चीजें याद हम कर लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र राज्य बनाने के लिए था। समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, विश्वासताओं, सभी व्यक्तिगत और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बनता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी में मार्सियस 2026 के द्वारा संविधान को अंगीकृत, नियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये क्या है? रटना। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बोल दिया, वर्ड टू वर्ड सही है पूरी तरह से। ठीक है, कुछ भाषाओं में याद करना जरूरी है, जैसे संस्कृत के जो शब्द देते हैं, शब्द रूप धातु रूप होते हैं ना, राम 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 राम। तो लैंग्वेज में थोड़ा सा हम ध्यान देंगे उसमें, लेकिन ध्यान ये रहे, इसको ऐसा आप समझ लीजिए कि याद तो कर ले लेकिन समझ भी ले। कहीं ऐसा न हो जो आप कहानी पढ़े हैं, शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है और जाल में नहीं फंसना चाहिए। पक्षी जाल में फंस गए तो उनको ये नहीं मालूम है कि जो ये सीख सिखाई गई जाल में नहीं फंसना चाहिए, इसीलिए जाल में फंसने के बाद भी उस पाठ को जो याद किए हैं बोल रहे हैं, मतलब समझ विकसित नहीं है। हमें फोकस इस पर करना चाहिए कि समझ विकसित हो जाए। ठीक है, अगली बात हम चलेंगे, नेक्स्ट जो है एनसीएफ। प्रस्तावित 4 एनसीएफ है। नंबर 1 है आधारभूत चरण के लिए, जिसे अक्टूबर 2022 में किया गया। नंबर 2 स्कूली शिक्षा के लिए एनसीएफ, ये अगस्त 23 में। प्रौढ़ शिक्षा हेतु एनसीएफ और शिक्षक शिक्षा हेतु एनसीएफ। यदि इसके हम देखें तो 4 इसके पोर्शन हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ठीक है, अब सीखने सिखाने की प्रक्रिया के 5 चरण हैं, इस पर हम बात कर लेते हैं। कितने चरण हैं? 5 चरण हैं, आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है, आप इसे समझ लीजिए। नंबर 1 चरण के अंतर्गत है अदिति। अदिति का अर्थ होता है परिचय, इंट्रोडक्शन। जब हम कोई भी चीज सिखाएं तो नंबर 1 में इंट्रोडक्शन की बात करें, उसके बारे में हम परिचित कराएं पाठ को। नंबर 2 में आता है बोध। परिचय के बाद बोध अर्थात अवधारणात्मक समझ पर जाएं। फिर नंबर 3 में आता है अभ्यास। यदि हम अभ्यास नहीं करते हैं, शिक्षा के बारे में वैसे भी कहा गया है, अध्ययन काले अध्यापन काले व्यवहार काले प्रवचन काले च, तब शिक्षा परिपक्व होती है, नॉलेज। अध्ययन काले, जैसे हम लोग अध्ययन जब किए हैं, फिर अध्यापन काले, बहुत अच्छा अवसर है, हम सभी शिक्षक हैं, अध्यापन का अवसर मिल रहा है। यदि हम सभी अध्यापन नहीं करेंगे तो हमारा नॉलेज परिपक्व नहीं होगा। फिर व्यवहार काले, उसको अपने व्यवहार में लाएं, जो भी जानते हैं व्यवहार में लाएं।
हम सुबह जानते हैं कि सुबह उठ करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, योग करना चाहिए, तो जानने से क्या हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा? जब तक हम व्यवहार में नहीं लाएंगे। फिर प्रवचन काले और दूसरे को बताना। प्रवचन क्या है? दूसरे को उपदेश देना। अध्ययन, अध्यापन, व्यवहार और प्रवचन, ये 4 स्टेप हम फॉलो करते हैं तो हमारी शिक्षा, हमारी व्यक्तिगत परिपक्व होती है, परिपक्वता के लिए अनिवार्य है। तो अगला है इसी तरह से प्रयोग। दैनिक व्यवहार में, जीवन में हम उसको प्रयोग करें और उसका प्रसार करें, मतलब विज्ञान का विस्तार करना। जो हम भी बोले हैं तो यही सभी बातें इसमें समाहित हैं। ठीक है। और इसको कहा जाता है पंचादि। क्या कहा जाता है? सीखने सिखाने की प्रक्रिया को जब कभी बात आए क्या बोला जाता है? पंचादि। क्या कहते हैं? पंचादि। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं एनसीएफ में पंचकोश का जो विकास है वह भी वर्णित है, उससे लिया गया है, कुछ भाग लिए गए हैं। पंचकोश क्या है? मानव मस्तिष्क के विकास में, मानव के विकास में 5 स्टेप हैं कोशों के विकास में। कौन कौन से हैं? वो हमारा है अन्नमय, प्राणमय, मनमय, विज्ञानमय, आनंदमय। मतलब अन्नमय से चल करके आनंदमय तक की यात्रा, ऐसा आप समझिए। इसे हम पंचकोश का विकास कहते हैं, 5-fold डेवलपमेंट। और वास्तव में विकास, चाहे स्कूल की हम बात करें चाहे व्यक्तिगत करें, जब तक आनंदमय तक नहीं पहुंचते हैं तो हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। यह विद्यार्थियों के लिए भी कहा जाता है। यदि स्कूल में हम सभी लोग आनंददायी वातावरण बना लें तो एक अच्छे शिक्षक कहे जाएंगे। वातावरण का निर्माण, ध्यान दीजिएगा, इस पर बहुत फोकस करना है कि स्कूल में आप लेसन खोल करके पढ़ाएं। इससे पहले विशेष ध्यान देना है वातावरण का निर्माण करना। पहले हम थोड़ा थोड़ा इन कोशों के बारे में समझ लें, आगे हम चर्चा करते हैं। नंबर 1 है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा उससे फिजिकल डेवलपमेंट होता है, शारीरिक विकास होता है। अन्न जब खाएंगे तो उसका शारीरिक विकास होगा। नंबर 2 में है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश से तात्पर्य है हमारा पाचन, श्वसन, तंत्रिका तंत्र इत्यादि का डेवलपमेंट होना, प्राणमय कोश कहा जाता है। नंबर 3 में मनमय कोश, मानसिक विकास। मानसिक विकास मनमय कोश है। नंबर 4 में विज्ञानमय। विज्ञान में बौद्धिक विकास, तार्किक सोच का विकास। विज्ञान में, विज्ञान क्या है? जब हम तर्क करते हैं, तर्क में ही विज्ञान निर्भर है। इसका प्रारंभ भी वहीं से होता है। नेक्स्ट है आनंदमय। तो आनंदमय आध्यात्मिक विकास की एक यात्रा है। स्कूल में जैसे अक्सर हम लोग बोलते हैं कि विद्यार्थी नहीं आते हैं, अब इस पर यदि हम विचार करें कि क्यों नहीं आते हैं, तो इसका उत्तर सबसे अच्छी तरह से मिलेगा कि जब नहीं आते हैं तो क्या करते हैं। स्कूल में विद्यार्थी नहीं आते हैं तो क्या करते हैं? खेलते हैं। क्यों खेलते हैं? क्योंकि खेल में उन्हें आनंद आता है। यदि हम अपने विद्यालय में एक ऐसे वातावरण का निर्माण करें जिसमें विद्यार्थी को आनंद आए, जो भी प्रक्रिया सीखने सिखाने की करते हैं कक्षा में, स्कूल परिसर में, तो विद्यार्थी स्कूल अवश्य आएगा। अब इसके लिए जब हम फिजिकल रूप से जाएंगे, स्कूल में जब करते हैं तो वहां के एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है कि कैसे करेंगे। और वस्तुतः यदि उनको सिखाने में यदि हमें भी आनंद आ रहा है तब आनंदमय कोश का विकास हमारा हो रहा है। यदि हम स्कूल जाते हैं और आपको यदि ऐसा लगता है कि अरे 4:30 बहुत जल्दी बज गए, जब आनंद आता है तो समय जल्दी व्यतीत समझ में आता है, और जब हम कष्ट में होते हैं तो लगता है कि दिन कितना बड़ा है। आ रही बात समझ में? तो यदि आपको ऐसा महसूस हो कि 10 बजे आप पहुंचे, आनंदमय के साथ आप बढ़िया सूचना की घंटी बजाएं, टन 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 स्कूल चले हम, जिसकी कर्णप्रिय ध्वनि को सुनते हुए विद्यार्थी स्कूल की ओर दौड़े। एक अच्छा हम प्रेयर कराएं, अच्छी प्रेयर, मोबाइल का यूज करिए, आप ब्लूटूथ स्पीकर रखिए, उसमें आप कनेक्ट कर लीजिए, अच्छा साउंड रहेगा। फिर विद्यार्थियों को आप आनंदमय यात्रा में ले चलें।
सबसे अच्छी तकनीक यह है कि आप उनसे ये ना बोलें कि चलो पढ़ाते हैं, आप उनसे बोलिए कि चलो कुछ काम करते हैं, चलो खेलते हैं, चलो कहानी सुनते हैं, चलो कविता सुनाते हैं। और उसमें ही आपकी स्किल ऐसी होनी चाहिए कि आप उन्हें सिखा लें, पढ़ा लें। और उस सीखने सिखाने की प्रक्रिया में यदि आपको आनंद आ जाए, यदि आपको ऐसा लगे कि आज तो बहुत जल्दी 4:30 हो गए, 5 बज गए, पता ही नहीं चला, तब आपकी शैक्षणिक प्रक्रिया मान लीजिए कि आप सफल हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि दिन बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत लंबा हो रहा है, तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में आप सही रूप से अभी नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। निपुण भारत का जो विजन है, वो विजन क्या है? एक सीखने के वातावरण का निर्माण करना। हमारे ये देखिए, पढ़ाने से ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हमारा विद्यार्थी जैसे ही गेट के अंदर प्रवेश करे तो एक सीखने सिखाने का एक वातावरण तैयार हो। अब क्या सिखाना है? केवल एफएलएन में इस बात पर फोकस नहीं किया गया है कि विद्यार्थियों को पढ़ना और लिखना आ जाए तो हमारा एफएलएन सफल है। उनमें यह भी ध्यान देना है कि जीवन कौशल का भी विकास हो, उनमें अच्छी आदतों का विकास हो, वो संस्कार भी सीखें। स्कूल आए तो अभिवादन कैसे किया जाता है, स्वच्छ कपड़े पहन करके आए हैं कि नहीं, कैसे पंक्तियों में खड़े हों, क्या अनुशासन है, सफाई के प्रति वो कितने जागरूक हैं, कि क्या डस्टबिन में उठा करके छोटे छोटे टुकड़े कागज के या बिन करके डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं। उनमें आपसी मित्रता का भाव कैसा है, विद्यालय के प्रति कितने समर्पित होने का भाव उनमें जागृत हो रहा है कि हमारी स्कूल है, हमारी बात को कितना सुनते हैं, हमारे निर्देश का पालन कितना कर रहे हैं। इन सभी का विकास भी एफएलएन के अंतर्गत है। इस पर भी विशेष ध्यान देना है और सबसे पहले इसी पर ध्यान देना है पढ़ाने से पहले। कहने का तात्पर्य है कि अपने स्कूल के एक शैक्षिक वातावरण का निर्माण यदि हम नहीं करते हैं तो अच्छे से नहीं सिखा पाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे। इसके लिए विकासात्मक लक्ष्य के विकासात्मक जो चरण हैं 3, कौन कौन से हैं? नंबर 1 है SW। SW मीन्स हेल्थ एंड वेलबींग। इसका तात्पर्य है कि उनके स्वास्थ्य का विकास करना, जिसमें स्वच्छता भी है। नंबर 2 में है EC। EC मीन्स इफेक्टिव कम्युनिकेटर, प्रभावी संवाद। संवाद किसे कहते हैं? जब हम बात करें तो दूसरे ध्यान से सुने और उसका पालन करें, दूसरा बोले तो उसका हम अनुकरण करें, उसको फॉलो करें। संवाद का उल्टा विवाद है। विवाद में क्या होता है? हम कुछ बोल रहे हैं, सामने वाला कुछ बोल रहा है, न उसकी भाषा को हम समझ रहे हैं, हमारी भाषा को समझ रहा है। ये तो संवाद तक हुआ। अब प्रभावी संवाद मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेटर, हम इस तरह से उन्हें नॉलेज दें, शिक्षा प्रदान करें कि आगे चल करके अपनी अभिव्यक्ति कौशल का उनका विकास इतनी अच्छी तरह से हो कि अपनी बात को दूसरे के सामने तार्किक ढंग से समझ के साथ प्रस्तुत कर सके। उसे बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेटर, EC। और तीसरे नंबर में विकासात्मक चरण में है IL, इन्वॉल्व लर्निंग। इन्वॉल्व लर्निंग से क्या तात्पर्य है? क्या बोलते हैं उसे? इसे आप लोग क्या समझते हैं? वातावरण से जुड़ करके सीखने सिखाने की प्रक्रिया। आप समझिए, सबसे पहली बात तो बहुत ध्यान से सुनिए, यह बहुत आवश्यक है अपनी विद्यालय में कि यदि हम उन्हें अध्यापन कार्य जिस भी विषय का कर रहे हैं, चाहे गणित हो, चाहे भाषा हो, चाहे पर्यावरण हो, वातावरण से जोड़ना बहुत जरूरी है। जैसे भाषा जब भी आप कल इसकी बात अच्छे से हम करेंगे, इंग्लिश टीचिंग में कैसे करते हैं, क्या फॉलो करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे सबसे पहले मौखिक भाषा विकास है, ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट है, फिर ध्वनि जागरूकता फिर वर्ण ज्ञान है, फिर शब्द भंडार है ना। 8 इसके चरण है ना, आयाम है, 8 आयाम है। तो मान लीजिए कि हम सब ज्ञान उनको हम ग्रहण करा रहे हैं, तो वातावरण से कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले हमारी आंखों के सामने जितनी चीजें दिखती हैं उनका इंग्लिश में जानना, उससे ज्यादा जरूरी है जो नहीं दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप में फादर,
ब्रदर, सिस्टर, मदर इत्यादि से जोड़ना। पार्ट्स ऑफ बॉडी पहले बताना, वातावरण से जोड़ना हुआ। फिर जब हम सेंटेंसेस सिखाते हैं तो वातावरण से जोड़ करके जो एक्टिविटी, जो एक्शन वर्ब से जो हम सिखाते हैं, यदि कक्षा में उन्हें जो भी कर सकते हैं उसके बारे में बताना। ये तो भाषा के अंतर्गत हो गया। गणित जब हम सिखाते हैं तो वातावरण से जोड़ करके, गणित में मूर्त से अमूर्त की ओर, अभी गणित टीचिंग में बताएंगे, ले जाते हैं कैसे। यदि हम 3 धन 4 सीधे अगर हम इस तरह सिखाना शुरू कर दिए कि आप ऐसे लाइन खींचिए और सीखिए, तो हो सकता है कि उसको सीखने की प्रक्रिया में कठिनाई महसूस हो। वातावरण से कैसे जोड़ेंगे? 3 पेन रखे, 4 पेन रखे, दोनों को मिला दिए, फिर गिनने के लिए बोल दिए। पुस्तक रखे, कॉपी रखे, बच्चों का ग्रुप बना दिए। वहीं पर जो मूर्त वस्तुएं हैं उनको हम प्रस्तुत करके फिर सिखाना। आप पर्यावरण पढ़ा रहे हैं तो पर्यावरण में जो भी लेसन है, तो आप देखिए वनस्पतियों के बारे में पढ़ा रहे हैं, वर्षा के बारे में पढ़ा रहे हैं, आप पौधों के बारे में बता रहे हैं, खेती के बारे में बता रहे हैं, जानवरों के बारे में बता रहे हैं, तो आसपास का उदाहरण देते हुए उन्हें जोड़िए, तो हमारा अच्छा शिक्षण रहेगा, प्रभावी रहेगा। तो इस पर विशेष ध्यान देना है। अब ये बात हुई यहां तक। अब हम आते हैं कि स्कूल में विद्यार्थियों को हम सिखाते हैं और इस पर ही फोकस करना है। पढ़ाना नहीं है, उन्हें क्या करना है? सिखाना है। वह सीख गया कैसे मानेंगे? बिल्कुल, जब उसके अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उसे हम सीखना कहते हैं। यदि नहीं हुआ है तो नहीं। जैसे मान लीजिए कि आप इंग्लिश खूब पढ़ाइए पूरे दिन, अब इंग्लिश जिस पर आप फोकस कर रहे हैं नहीं सीख पा रहा है, शब्द ज्ञान उसको नहीं हो रहा है, सेंटेंसेस नहीं बोल पा रहा है, तो सीखना नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ उसमें। स्कूल एटमॉस्फेयर में आप इसको ऐसा जोड़िए कि सुबह यदि हम स्कूल आए हैं और विद्यार्थी भी आए हैं, तो विद्यार्थी जो भी सीख करके आ रहा है, तो क्या जब 5 बजे वापस स्कूल से घर की ओर जा रहा है तो क्या कुछ सीख करके जा रहा है? ऐसा विचार करिए। यदि वो कुछ सीख करके, नया चीज सीख करके नहीं जा रहा है, नया लेसन, तो उस दिन की उसकी पढ़ाई, स्कूल आना व्यर्थ है, निरर्थक है। हम भी स्कूल गए सुबह और शाम को जब 5 बजे स्कूल बंद करके चलते हैं, तो एक बार हम सोचे थोड़ा सा रुक करके कि आज हमने क्या सिखाया, अर्थात विद्यार्थियों में क्या परिवर्तन लाया। यदि उनमें परिवर्तन नहीं हुआ तो सिखाना नहीं है। ये विशेष हमको ध्यान देना है, ठीक है। अब जो भी हम सिखाते हैं, उन्हें मान ली पोएम आप याद कराते हैं, स्टोरी टेलिंग, पात्रों के बारे में शब्द ज्ञान कराते हैं, उन्हें हम कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं, कैसा होगा इस तरह से। अब आपका जो लेसन प्लान हो, जो भी आपकी टारगेट हो, शिक्षक संदर्शिका में आप पढ़ेंगे, डे बाय डे दिया हुआ है, ठीक है। अब इस तरह से आगे हम जब बढ़ते हैं तो देखते हैं कि हमारी स्कूल में बहुकक्षा व्यवस्था है। शिक्षकों की संख्या कम है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि कक्षा 1-2 एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं, 3 से 4 दूसरे शिक्षक पढ़ाएं, और नहीं शिक्षक है तो 5 भी पढ़ाएं। ये कैसी व्यवस्था है। अब मल्टी ग्रेडेड मतलब ग्रेड मीन्स क्लास, और मल्टी एज विभिन्न उम्र के विद्यार्थियों को, और मल्टी बुक्स को कैसे हम समन्वय स्थापित करके कक्षा में पढ़ाएं, एक ही कक्षा में बैठा करके क्या प्लान बनाएं, इस पर विशेष ध्यान देना है। इसके लिए सबसे अच्छा यह है कि आप इस तरह से तैयार कर लीजिए अपनी स्कूल में कि हमको सिखाना क्या है। जैसे मान लीजिए कि इंग्लिश की हम बात करें तो इंग्लिश में प्रत्येक विद्यार्थी को पोएम्स आनी चाहिए, क्योंकि मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत अधिक से अधिक राइम्स आनी जरूरी है। क्लास 1 में देखेंगे पूरी राइम्स हैं, क्लास 2 में जाएंगे तो कुछ प्रोज आ गए हैं, राइम्स हैं, फिर 3rd में राइम्स कम हो गए, प्रोज बढ़ गए हैं। तो हमारी जो सिखाने की प्रक्रिया, क्योंकि देखिए भाषा से परिचित कराने में, कविता चाहे हिंदी हो अथवा अंग्रेजी हो, जैसे कि हमारी कोई विद्यार्थी कैसे सीखता है, बच्चे कैसे सीखते हैं। अभी छोटा सा बच्चा है, हिंदी सीखेगा कैसे सीखेगा? अभी ये सुन रहा है और ऑब्जर्व कर रहा है, अवलोकन कर रहा है, तो सुनना बहुत जरूरी है। 4 स्किल्स है ना, LSRW,
लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो लिसनिंग जरूरी है, और लिसनिंग तभी होगी जब स्पीकिंग होगी। अब इंग्लिश के साथ यही समस्या है, इंग्लिश वह सुनेगा नहीं तो कैसे सीखे। और देयर इज ओनली वन रिसोर्स, दैट इज द टीचर इन द स्कूल टू स्पीक इंग्लिश फॉर द स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी बोलने के लिए, उनको सुनाने के लिए केवल एक ही रिसोर्स उनके पास है, दैट इज टीचर। क्योंकि उनके जो घर का वातावरण वहां अंग्रेजी बोली नहीं जाती। तो हमको आपको अधिक से अधिक बोलना है स्कूल में। फिर रीडिंग है, तब रीडिंग पढ़ाएं, फिर राइटिंग। अब स्कूल में इसका पूरा उल्टा कराया जाता है। आप अधिक से अधिक वर्कबुक में करते हैं कि आप चलो भरो, कैसे भर रहे हैं? बिना समझ के साथ। हमने लेसन प्लान को अच्छे से पढ़ाया नहीं, बिना समझ के साथ विद्यार्थियों को भरने के लिए दे दिया, और ये मानते हैं कि हमारी टीचिंग पूरी हो गई। यही सबसे बड़ी समस्या है, प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो मेरा विश्वास है कि इसको थोड़ा सा आप लोग फॉलो करेंगे।